हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर वेलकम करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले जो है चैप्टर 3 के शर्तों से संबंधित क्वेश्चनों की कुछ बात किए थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें से कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इनको करेंगे आज। ये क्वेश्चन जो है इस वर्ष आने की इनकी जो है पूरी संभावनाएं हैं, तो इनको अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ, अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। ठीक है, तो हम जो है 3 कंडीशन कल बताए थे, तीनों कंडीशनों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ। कोई भी हल नहीं, पहली थी अद्वितीय हल, पहली अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या थी? a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। ये मैं आशा करता हूँ कि ये जो है सब लोग तैयार कर लिए होंगे कि अद्वितीय हल की डिफिनीशन क्या होती है। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इसका हल कैसा होता है? संगत हल होता है। और इसकी ग्राफ में रेखाएं कैसी प्राप्त होती हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आपने तैयार कर लिए होंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, फिर दूसरी कंडीशन इसमें लिख के दे रहे हैं, कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो। इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। फिर तीसरी कंडीशन थी अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लेकिन हाँ, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। वो अगर वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हल कह रहा है समीकरण क्या दिए हैं? 2x + ay = 1। अब मैं कल की क्लास में बताया था कि हमारा जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है उस बराबर में क्या? 0। जैसे हमने बताए थे कि 2x + ay, तो इसको इस साइड ले आए तो -1 = कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है? 3x - 5y = कितना है? 7। इसको भी पक्षांतर कर लो तो 3x - 5y -7 = 0। ये इक्वेशन सेकंड। अब रैखिक समीकरण मानक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप तो लिखेंगे व्यापक रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो मैंने कल बताया था कि जो इक्वेशन फर्स्ट होता है उसके x और y के जो गुणांक होते हैं वो a1 b1 और अचर पद c1। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू कितनी है? a, c1 की वैल्यू कितनी है? -1, a2 की वैल्यू कितनी है? 3, b2 की वैल्यू कितनी है? -5, c2 की वैल्यू कितनी है? -7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह लिख सकते हैं प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है? प्रश्न में हमें बोला है कि कोई हल ना हो। क्या बोला है प्रश्न में? कोई भी हल ना हो।
कोई भी हल ना हो उस कंडीशन में ए का मान क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। तो कोई भी हल ना हो कि कंडीशन ये रखी है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। वैल्यू रख दें, a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपान 3 इक्वल b1 की वैल्यू a, b2 की वैल्यू कितनी है -5 इट डज नॉट इक्वल -1 अपान -7। तो हम बताए थे कि जो बराबर नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, कोई भी हल नहीं में जो बराबर नहीं है उसको हमें बिल्कुल छोड़ ही देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 अपान 3 इज इक्वल टू a अपान -5। आगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a इज इक्वल टू 5 दूनी 10 -10, तो a इज इक्वल टू कितना -10 बटे कितना 3। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब a की वैल्यू a बराबर -10 बटे 3 होना चाहिए, तभी इस जो समीकरण दिए हैं इनका कोई भी हल नहीं होगा। a बराबर -10 बटे 3, ठीक। इस चीज़ को नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और ये क्वेश्चन जितने भी दिए हैं इस साल के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जरूर लगाना है। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो उसको जो है कमेंट्स में बताएं, हम उसको अवश्य करवाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रैखिक समीकरणों, सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस यहां समीकरण हमारे बदलेंगे। समीकरण क्या दिया है, दूसरे का हल, दूसरा हल। समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस 5 इजक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इजक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। कि युग्म का हमें क्या बताना है, कि युग्म का हल क्या होगा, इसका हल कैसा होगा ये हमें बताना है। x प्लस 2y प्लस का 5 इजक्वल टू 0 ये इक्वेशन फर्स्ट, फिर है -3x माइनस 6y अब प्लस का 1 इजक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करोगे, व्यापक रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 1, इसका गुणांक कितना है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी है -6, c2 की वैल्यू कितनी है +1, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि युग्म का हल होगा, हमें बताना है आखिर जिसे अद्वितीय हल है कि कोई भी हल नहीं है कि अनंततः अनेक हल है, इस चीज़ को बताना है। हमें कंडीशन नहीं बोला है कि कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन है, हमें ये बोला है आखिर इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, ये चीज़ हमें करना है। तो अगर इस प्रकार का आ जाएगा हमारा हल करने पर तो अद्वितीय हल, अगर ये आएगा तो कोई भी हल नहीं लिख देंगे, अगर ये चीज़ आ रही है तो लिख देंगे अनंततः अनेक हल। तो हम लिखेंगे a1 अपान a2 होता है 1 अपान -3, फिर इधर लिखो 2, यहाँ पे अभी छोड़े रखना है जगह, ना तो बराबर लगाना अभी, ना तो हमें डज नॉट लगाना है -6। अब हम इन दोनों में देख पा रहे हैं कि a1 अपान a2 किए, b1 अपान b2 किए, ठीक। क्या ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। फिर आगे क्या है 5 अपान 1,
ठीक है। अब ये देखो वह यहाँ पे माइनस का 1/3 है, यहाँ भी है, लेकिन ये चीज़ क्या है, डज नॉट इक्वल। तो -1/3 इक्वल टू -1/3, जब हमारा हर में माइनस है तो वो अंश का ही माइनस माना जाता है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे डज नॉट इक्वल 5/2। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 है। ठीक, A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये किस हल की कंडीशन है, कोई भी हल ना हो। तो हमारा इसके युग्म का हल कैसा हो जाएगा, कोई भी हल नहीं, मतलब कौन सा हल का है, कोई भी हल नहीं। तो लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो है आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही हमने कर दिया, और वही जो आ गया वही हम बताए कि कोई भी हल नहीं हमारे यहाँ पे आ रहा है। अतः जो है समीकरण का हल कैसा होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, m के किस मान के लिए समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + 4my = 1 का अद्वितीय हल होगा। अब इसमें कंडीशन पहले से बोल दिया अद्वितीय हल, जैसे ये क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन, बस कंडीशन क्या बोला है हमें, अद्वितीय हल की। मैं इतना रफ करूँगा, यहाँ ये वैल्यू रफ कर देंगे, बाकी सब वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन यहाँ से रफ करेंगे। अगला ये m के किस मान के लिए x - 2y = 3, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर ही लिख लूँगा। ठीक है, तो x - 2y माइनस का 3 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे इस चीज़ को लिखोगे, पक्षांतर करोगे तो ये चीज़ बन जाएगा जो हम यहाँ पे बना दी। अगला क्या है, समीकरण 3x + my, 3x + my, इसका भी पक्षांतर करेंगे हम, तो इधर आएगा तो -1 = 0। ये इक्वेशन सेकंड, यही चीज लिखेंगे। व्यापक रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है -2, c1 की वैल्यू कितनी है -3, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है m, और c2 की वैल्यू कितनी है -1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि अद्वितीय हल हो तो m का मान, मतलब m के किस मान के लिए, m का क्या मान आ जाए कि इन दिए गए समीकरणों का हल अद्वितीय हो जाएगा। तो m का मान हमें निकालना है, m के किस मान के लिए अद्वितीय हल हो। कंडीशन में ये बोला है, तो अद्वितीय हल हो कंडीशन क्या होती है, a1/A2 डज नॉट इक्वल b1/b2। वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 1, 3 डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है -2/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो m डज नॉट इक्वल, उसी तरह से जो यहाँ पे डज नॉट इक्वल वही डज नॉट इक्वल लगेगा m, और यहाँ पे 3 दूनी 6, m की वैल्यू कितनी आ गई, m डज नॉट इक्वल -6, मतलब m का मान -6 नहीं होना चाहिए, तभी जो है ये दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा। m का मान अतः m डज नॉट इक्वल -6 होना चाहिए, तभी दिए गए समीकरणों का अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल होगा। नोट डाउन कर लें। अगला है हमारा P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। सेम वही कंडीशन का क्वेश्चन है, बस हमें वैल्यू यहाँ पे A1 B1 C1 की वैल्यू और A2 B2 C2 की वैल्यू यहाँ पे अलग दी है, उनको रख देना है, सेम प्रोसेस ही कर लेना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है। अगर किसी को डाउट लगे तो कमेंट्स में जो है हमें बताना है, ठीक है। सेम उसी तरह से हमारा है क्वेश्चन, A1 की वैल्यू कितनी 4, B1 की वैल्यू कितनी P, C1 की वैल्यू कितनी 8, उसी तरह से लिख लेना है A2 B2 C2, ठीक। और यही कंडीशन लगाना है, सेम जो है करना है, तो हमारा P की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो है जो शर्तों से संबंधित जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हमने करवा दिए हैं, और इन क्वेश्चनों को जो है 2-3 बार अच्छी तरह से कर लेना है। ये बेहद ज़रूरी है, ये क्वेश्चन 2025 के लिए संभवतः बहुत ही ज़रूरी है। अब जो है आती हैं 2 चरवाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 2 विधियां हमें पढ़ना है, एक है प्रतिस्थापन, एक है विलोपन। तो इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। 2 समीकरण दिए रहेंगे, 2 समीकरणों को हल करना है हमें किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। एक विधि और है विलोपन विधि, उस विधि को जो है अगले जो है हम लेक्चर में करेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन को इसमें अभी समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। लेकिन जब समीकरण दिए रहेंगे, जैसे 2 यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड है, ये पहला क्वेश्चन है, और ये इधर दूसरा क्वेश्चन है। अब इन समीकरणों को हल चाहे हम प्रतिस्थापन से कर लें चाहे विलोपन से कर लें, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर हमारा दोनों से सेम आएगा। अगर एग्जाम में बोलता है कि प्रतिस्थापन से करना है तो हम प्रतिस्थापन से ही करेंगे, तभी हमें पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे अगर सही करते हैं। अगर हमें विलोपन से बोलता है तो हमें विलोपन से ही करना होगा, प्रतिस्थापन से कर दिए तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें जो है जिस विधि से बोलेगा उस विधि से करना है। अगर क्वेश्चन में जो है बोलता नहीं कि इस विधि से, कोई शर्त नहीं देता है, तो हमें जो है चाहे जिस विधि से कर देंगे नंबर हमें पूरे में पूरे मिलेंगे, ठीक। तो हम प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। 2 चर दिए रहेंगे। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब ही होता है किसी दूसरे के, है ना। प्रति का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे। प्रति का मतलब किसी दूसरे। स्थापन का मतलब क्या हो, स्थापित कर देना। स्थापन का मतलब क्या होता है, स्थापित कर देना। तो हमें जो है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये हो जाया करती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप विलोपन विधि में ऐसा किया करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में किया करते हैं। तो हम तुम्हें जो है इसके नाम से रूबरू करा दें अच्छी तरह से, तो कभी ये डाउट नहीं रहेगा। प्रतिस्थापन, प्रति माने होता है किसी दूसरे के, ठीक है ना। प्रति माने किसी दूसरे, स्थापन मीन्स क्या होता है, स्थापित कर देना, ठीक है ना। मतलब एक जगह से उठा करके किसी दूसरे जगह पे क्या कर देना, स्थापित कर देना या रख देना, वही क्या है प्रतिस्थापन विधि में, ठीक। तो हम वैसे इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक जगह से उठा करके मान को दूसरी जगह पे स्थापित कर देना, रख देना, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रतिस्थापन से समझ जाना है कि हमें यहाँ एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखना है, वो हमारा प्रतिस्थापन होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि से करना है x माइनस प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि हमें देखना है। क्वेश्चन है हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट।
फिर x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 0। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। ऐसे दिए रहेंगे। दिए गए निम्न समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें इस विधि से करना है, ठीक है। तो कैसे करना होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण 1 से। हालांकि हम समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है, 1 से निकालोगे दूसरी जगह स्थापित कर दोगे। अगर दूसरी वाले से निकालेंगे कोई भी मान तो पहले वाले में स्थापित कर देंगे, ये तो प्रतिस्थापन, ठीक। तो हमें समीकरण 1 से अभी क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चन समीकरण 1 से ही करना है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना 26। यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जो भी आपको अच्छा लगे या सरल लगे उस मान को निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से x की वैल्यू में निकालूंगा। x की वैल्यू निकालने के लिए इस y का क्या कर देंगे पक्षांतर, 26 प्लस का y, यहाँ पे क्या किए हैं y का पक्षांतर, माइनस y का क्या किए हैं पक्षांतरण, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन, इसको क्या मान लेना है इक्वेशन थर्ड, ठीक। ये हमारा जो आ गया इक्वेशन थर्ड आ गया। अब x की वैल्यू को हमने 1 से निकाला तो कहाँ रखेंगे 2 में। 1 से निकालो मान तो 2 में रखना है, 2 से निकालें तो 1 में, ठीक है। तो हमें समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू निकाला, समीकरण 2 में जहां भी x दिख रहा है वहां हम 26 प्लस y रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये इसको जो है बहुत ढंग से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है प्रतिस्थापन विधि। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जो है समीकरण 2 में रख दो। जहां भी x दिख रहा हो तो हमें कितना रख देना है 26 प्लस का y। तो 26 प्लस का y हमने x की जगह पे x का मान रख दिए। अब माइनस है 3y, इसी तरह से लिख दिए 3y इक्वल टू कितना है 0। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि x की वैल्यू को कहाँ पे हमें रख देना, समीकरण ये पे लिखा है x का मान समीकरण 2 में, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 26 प्लस का y हमें रख देना है। तो ये हमने किया है कि x की जगह पे 26 प्लस का y रख दिए, माइनस 3y है तो उसी तरह बराबर में 0 तो 0। अब क्या करना है, चर हमें क्या कर लेना होता है, ऐड कर लेना होता है। समान चर है, दोनों समान चरों को क्या करते हैं जोड़ घटा लेते हैं, जो भी चिन्ह लगे। तो इस 26 को क्या कर दो उस साइड भगा दो, पक्षांतर कर देंगे तो 3y में से 1y। अब विपरीत चिन्ह है, अगर माइनस है प्लस है, विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं घटते हैं, विपरीत चिन्ह कभी भी जुड़ते नहीं हैं। तो विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे। अब कैसे घटाएंगे, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटाओ। ये घटाओ में बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि 1 में 3y कैसे घटाए, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटाइए। 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा 2। अब ये नहीं सोचा 3 में 1 कहे घटा रहे हैं, प्लस लगा है, विपरीत चिन्ह है तो हमें हमेशा क्या करना है घटाना ही है। 3y में से 1y निकाल दो, कितना बचेगा 2y। कहे कि जिस चिन्ह की संख्या बड़ी हो वही चिन्ह लगा दो, तो वही चिन्ह लगाएंगे -2y, ठीक। तो -2y इक्वल टू, ये 26 उधर जाएगा माइनस के 26, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 26 बटे में कितना 2 से काट दो 13, तो y इक्वल टू कितना है 13। y का मान हमारा आ गया, ठीक है। यही तो हमें ज्ञात करना था, x इक्वल और y इक्वल, हमें ये बताना था, ठीक है ना, कि x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा। तो y का मान आ गया 13। अब जो है हम इस y की वैल्यू को या तो समीकरण फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें या थर्ड में रख दें, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सरलतम लगे, ठीक, या जिससे सबसे जल्दी मान निकल आए उसी में रख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर है, जो भी आपको समझ में आए कि इसमें रख दें तो जल्दी आ जाएगा, उसमें रख दें। मुझे तो ये रहता है कि जो समीकरण हमारा 3 बनाते हैं उसमें रख दें तो तुरंत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक x बराबर लिखा होता है, ठीक। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो x इजक्वल टू 26 प्लस y की जगह y का मान है 13, तो x इजक्वल टू कितना आया 6 3 9 39। यही अभीष्ट हमारे मान हो जाएंगे। अतः लिख देंगे, अतः x इजक्वल टू 39 और y इजक्वल टू 13, यही हमारे आंसर हैं। अगर किसी को ये है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो है ये जो मान आए हैं हमारे सही हैं कि नहीं सही। x की जगह कहीं भी रखो, मतलब चाहे समीकरण 1 से उत्तर की जांच कर लो, चाहे 2 से कर लो, चाहे 3 से कर लो। जैसे x का मान कितना है 39, यहाँ पे 39 रखेंगे। y की जगह y का मान रख दो 13। दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा जो है दिए गए जो भी मान हम निकाले हैं वो हमारे मान बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे 39 यहाँ रखेंगे, 13 यहाँ, तो 26 13 39 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है हमारा, इसको भी प्रतिस्थापन से ही लगाना है। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है x प्लस वाई इजक्वल टू कितना है 5। अगला है समीकरण 2x माइनस 3y इजक्वल टू कितना है 4। वही प्रोसेस करेंगे जो हम पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से समीकरण 1 से हम क्या किए थे, x की वैल्यू निकाले थे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, तो x बराबर निकालो, y उधर जाएगा तो 5 माइनस का y, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक, x का मान 1 से निकालना है, कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकालो 2 में रखो, तभी तो प्रतिस्थापन हुआ। स्थान पे जो है हमने किसी ना किसी के स्थान पे रख दिए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे हमें इतना रख देना है। तो ये 2 है, तो 2 उसी तरह से x की जगह पे कितना 5 माइनस वाई माइनस 3y इजक्वल टू कितना 4। अब हल करेंगे, 2 पंचे 10 माइनस 2y और माइनस 3y इजक्वल टू कितना 4। y वाले समान, यहाँ पे समान चिन्हों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं। तो 10 माइनस इस 10 का तो 75 कर दें, तो ये समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 2y माइनस 3y इक्वल टू कितने हो जाएंगे 5y, और वही चिन्ह लगाना है, ध्यान देना है। तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस के 5y इक्वल टू कितना, माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 4। अब विपरीत चिन्ह घटाते हैं, बड़ी वाली से छोटी वाली को, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दो, क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो y इक्वल टू माइनस 6 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 बटे 5। ये एक हमारा मान आ गया। जैसे एक y का मान आ गया या किसी का भी आ जाए, जैसे y का हम निकाले हैं तो y का आ गया, y का मान समीकरण कहाँ रख देना है 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 5 माइनस y की जगह y की वैल्यू 6/5, तो x इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 5 5 जा 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। अतः लिखेंगे, अतः अभीष्ट मान x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, यही हमारे आंसर हैं। और इस प्रकार से अगर लगा दिया जाएगा तो एक भी नंबर
या पॉइंटों में कहें तो एक भी कुछ भी यहाँ से हमारा कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से इसी प्रकार से लगाना है, तो कभी भी कोई भी नंबर नहीं कट सकता है, ठीक। अब जो है हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में जो है हम अगर इनसे संबंधित प्रतिस्थापन विधि से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे उस चीज़ को हमें बताना है, फिर हम जो है विलोपन विधि समझा देंगे। फिर विलोपन और प्रतिस्थापन से संबंधित जो भी हम अभी आगे उसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, उनमें से जो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनकी संभावनाएं जो है बहुत ही अधिक होगी, उन क्वेश्चनों को करवाएंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर हमारा अभी और चलेगा चैप्टर 3 से, ठीक है। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।